सुनो, जॉर्ज जंजला गया। मैं मजाक नहीं कर रहा तुमसे। मैं मुस्कुराते मुस्कुराते रुक गया। जॉर्ज से वाकई मजाक की तवक्का नहीं की जा सकती थी। गुज़श्ता 15 साल में इसने सिर्फ चंद एक बार मजाक किया था, मगर आज जैसा मजाक तो कभी किया ही नहीं था। मैं इसे एक टिक घूरने लगा। मैं हमेशा ये सोचा करता था कि एक आदमी आखिर सीक्रेट एजेंट बनता कैसे है, और आज मुझे इस सवाल का शाफी जवाब मिल गया था। ये कि सीक्रेट सर्विस में मुलाजिम कोई शख्स अपने किसी दोस्त को जासूस बनने की दावत दे तो वो जासूस बन जाता है और बस। हाँ तो फिर क्या ख्याल है? इसने इस्तफसार किया। मैं हामी भर चुका हूँ, मैंने जवाब दिया। कहो कब काम शुरू करूँ? लेकिन जल्दबाजी से काम न लो, वो तुर्स लहजे में बोला। फैसला करने से पहले ठंडे दिल से सोच लो। चुनाचा मैंने सोचना शुरू किया। महज इसका दिल रखने के लिए मैंने एक सीक्रेट एजेंट की मुहिम जोहियाना और पुरखतर ज़िंदगी इख्तियार करने के लिए अपनी सलाहियतों का जायज़ा लिया। मैं एक M1 राइफ़ल से माकूल हद तक सही निशाने पर फायर कर सकता था। आम रफ्तार से एक स्पोर्ट्स कार ड्राइव कर सकता था। मैंने मन हैमट से पोर्ट जेफरसन तक एक एसबोट पहुंचाने में भी ताउन किया था। यही नहीं, एक बार असनाई परवाज़ मुझे छोटे से हवाई जहाज़ पाइपर कप के कंट्रोल संभालने का भी मौका मिला था। मैं 3 ज़ुबानों फ़रांसीसी, हिस्पानवी और इतालवी में शुद्ध-बुद्ध रखता था, लेकिन बोल मुश्किल से सकता था। इसके अलावा एक बार मैंने 3 घंटे तक जूडो की हिदायत भी ली थी। मुख्तसर यह कि सीक्रेट एजेंट बनने के लिए मुझ में वो तमाम सलाहियतें मौजूद थी जो एक आम आदमी में हो सकती हैं। ऑल राइट, मैंने कहा, मैंने खूब गौर व खोज कर लिया है। कुछ अजीब सा रवैया इख्तियार किया है तुमने, निराला रद्द-ए-अमल है तुम्हारा। वो बड़ी सर्द मोहरी से बोला है। गालिबन मेरी इस बात से इसके वकार को धचका लगा था। सॉरी, मैंने कहा। दरअसल मैं अपने आप को इस पेशे से ज़हनी तौर पर हम आहंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम कब से CIA की खिदमत अंजाम दे रहे हो? CIA से मेरा बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं, जॉर्ज ने जवाब दिया। मैं एक ऐसे खुद मुख्तार इदारे में मुलाजिम हूँ जो गाहे गाहे CIA से भी ताउन करता है। तो फिर तुम्हें मेरी खिदमत की ज़रूरत क्यों पड़ी? मेरा मतलब है, इस काम को इदारे तक महदूद क्यों नहीं रखा जाता? होता तो अमूमन ऐसा ही है, लेकिन इस बार हमें एक ऐसे आदमी की खिदमत दरकार है जिसका माजी में हमारे इदारे CIA और इसी नौइयत के दूसरे इदारों से कोई ताल्लुक़ न रहा हो। आखिर क्यों? एक जासूस को फंदे में फांसने की गर्ज से हमें इसके आगे बिल्कुल नया और ताज़ा चारा डालने की ज़रूरत है। इसने जवाब दिया। ये बात मुझे खुल गई, लेकिन ज़ब्त कर गया। इसका कसूर भी क्या था? जॉर्ज ने बात जारी रखते हुए कहा, इसके अलावा हमें ऐसा आदमी मतलूब है जो इस काम के लिए शक्ल सूरत के अलावा उम्र के एतबार से भी मौजू हो और जिस पर आंख बंद करके एतमाद भी किया जा सके। तुम मेरे देरीना दोस्त ठहरे, इसलिए तुम पर मुकम्मल एतमाद है। थैंक यू, मैंने कहा। अगर तुम अब तक अपने फैसले पर कायम हो तो आओ तुम्हें अपनी चीफ से मिलवाऊँ। वो तुम्हें पूरी तफसीलात से आगाह करेंगे। हम ब्लू रोड हासमन में जॉर्ज के ऑफिस पहुंचे। वहां मुझे जॉर्ज के चीफ कर्नल बेकर से मिलाया गया। वो एक मुख्तसर कामत का साफ सुथरा आदमी था। मुझे वो बहुत अच्छा लगा। इसने बड़ी वजाहत के साथ मुझे काम की नौइयत बताई। मौजूए सुखन एक रोमानवी नैयाद और रूसी सीक्रेट एजेंट एनेकिन क्रेनियोफक्सी थे। इसने गुज़श्ता कई साल से मगरबी यूरोप में कई नामों और बहरूपों से तहलका मचा रखा था। कर्नल बेकर को इस सफाक सीक्रेट एजेंट के खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी तफवीज़ की गई थी। कर्नल बेकर के इदारे ने अरसा दराज तक इस आदमी की शनाख्त के लिए अपने तमाम तर वसाइल इस्तेमाल किए। अंजाम कार वो एक आदमी की शनाख्त करने में कामयाब हो गए जिसके बारे में वो 100% पुरयकीन थे कि यही क्रेनियोफक्सी है। तब इसे गिरफ्त में लेने के लिए ज़बरदस्त प्लानिंग की गई थी और इस बात का सुराग लगा लिया गया था कि आइंदा 2 रोज़ के अंदर क्रेनियोफक्सी बार्सिलोना के लिए एक रेलगाड़ी में सवार होगा और मैं इसका शरीके सफ़र रहूँगा। जी हाँ, मैं कर्नल बेकर की सीक्रेट सर्विस की इस तरह में पनीर था चूहे को फांसने के लिए लजीज चारा। मुझे मंजूर है, मैंने कहा, लेकिन एक बात सुन लें, बहुत अरसे से मैंने आतिशी असला इस्तेमाल नहीं किया। बेकर ने दांत निकाल दी। क्या जॉर्ज ने तुम्हें बताया नहीं कि गन की कोई ज़रूरत नहीं? इस मुहिम में लड़ाई भिड़ाई की नौबत ही नहीं आएगी। तुम्हें तो महज अहकामात की तामील करना है। 24 घंटे बाद पासपोना में मुकीम एक 1 स्टार अमेरिकन जनरल को सांगोसा में वाक़े 22वीं अमेरिकी आर्म्ड स्टेशन की 2 स्टार कमांडर की जानिब से फौरी तौर पर तामील तलब पैगाम मौसूल हुआ।
जनरल ने बिला तवक्कुफ अपने कागजात का जायजा लिया तो इस पर बड़ा हिरास अंगेज इंकशाफ हुआ। तब इसने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर पेरिस में वाक़ अपने दफ्तर को खुफिया टेलीग्राम दिया। दफ्तर में इस टेलीग्राम की मौसूली के फौरी बाद एक सिविलियन एवेन्यू डी न्यूलई में वाक़ 3rd आर्मी हेडक्वार्टर में दाखिल हुआ। हेडक्वार्टर की इमारत के 2nd फ्लोर पर एक ऑफिस में कड़े तेवरों वाले कर्नल ने नवारिद को एक ब्रीफ केस थमा दिया। ये ब्रीफ केस लेकर वो सिविल नौजवान हेडक्वार्टर से बाहर निकल आया। सरसरी अंदाज में दाएं बाएं देखकर इसने हाथ के इशारे से एक टैक्सी रोकी और इसमें सवार हो गया। नौजवान बेहद खुश था और हर एतबार से सिविलियन था, लेकिन इसके रुमाल का रंग खाकी था जो इसके लिबास से मुताबिकत नहीं रखता था, क्योंकि खाकी रंग फौजी रंग है। यह नौजवान कौन था? जी ये मैं था, जो कर्नल बेकर की स्कीम का मरकजी किरदार था। मैं प्रोग्राम के मुताबिक फर्जी तौर पर अपने सुर्ख चेहरे वाले जनरल के पास कुछ अहम दस्तावेज़ात ले जा रहा था और मुझसे ये भी कहा गया था कि मैं अपनी हरकत से किसी तौर जाहिर न होने दूं कि मैं कोई अमेरिकन मिलिट्री अताशी हूँ। मगर इस सूरत में कर्नल फिस्की मुझे मिलिट्री अताशी क्यों कर समझ पाता? ये बात मेरे फहमो अदराक से बाला थी। मुझे तो ये सब बगौर एक गोरख धंधा मालूम होता था। मैं कोई पेशावर जासूस थोड़ी था जो इन शातिराना चालों को समझ सकता, और कर्नल बेकर ने मुझे हिदायत की थी कि किसी मौका पर इस सिलसिले में मगजमारी भी हरगिज़ न करूं। मैं जल्द ही स्टेशन पर पहुंच गया और चंद लम्हे बाद ही मैं सोडा एक्सप्रेस के एक फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में बैठ गया। बज़ाहिर मैं सालाना तातीलात मनाने की गर्ज से पासपोर्ट जा रहा था। जी हाँ, पनीर हरकत में था और चूहा भी ठीक इसके पीछे था। मुझे कर्नल फिस्की से आंख नहीं मिलाना थी। इसने बेकर की जानिब से इख्तियार की गई पेशगी तदाबीर के तहत खुद ही मुझे ताड़ लिया। इस कंपार्टमेंट में हम दोनों के सिवा कोई नहीं था। कर्नल फिस्की चिपटे चेहरे, बड़े बड़े कानों, स्याह घनी मूंछों और बड़ी बड़ी आंखों वाला तनोमंद आदमी था। इसके चेहरे से बला की करख्तगी झलकती थी, जैसे हंगरियन फौज का कोई पुरजलाल कर्नल या सिसली का कोई बदमाश हो। इसने मुझे बताया कि वो स्विट्ज़रलैंड का एक घड़ी फरोश है और इसका नाम शोनर है। जवाबन मैंने बताया कि मेरा नाम लेगमिंटन है और मैं एक एसेंस ट्रैवल एजेंसी मैनेजर हूँ। हम बातें करने लगे, या यूँ कहिए कि कर्नल फिस्की बातें करने लगा। फुटबॉल के खेल का इसे जुनून था। वो मिलान और स्विट्ज़रलैंड के दरमियान होने वाले मैच में स्विट्ज़रलैंड की जीत के इम्कानात पर बेतुकान दरिया की सी रवानी से बोलने लगा। जब वो 10 मिनट तक बिला तवक्कुफ बोलता रहा तो मुझे सिगरेट पीने की शदीद ख्वाहिश हुई, और यह ख्वाहिश इसके लेक्चर में पैदा होने वाली तूफ़ानी रफ्तार के साथ साथ शिद्दत इख्तियार करती गई। सिगरेट वो भी फूंक रहा था, जिसके नतीजे में नीलगो धुएं की कहर सी छा गई। कई स्टेशन गुजर गए और वो बोलता रहा। इस शिद्दत से बोलता रहा कि मुझे यकीन करते ही बन पड़ी कि इसकी ज़ुबान को लगाम देने वाली कोई चीज़ अब तक ईजाद नहीं हुई। इस घंटे में 20 सिगरेट का पैकेट फूंकने के बाद मैं दूसरा शुरू कर चुका था। गैर दिलचस्प और खिलाफ मज़ा मौजू के रवां दवां सैलाब ने मेरे आसाब पर बहुत बुरा असर किया और वो टूट जाने की हद तक तन गए। इस तरह की शिद्दत से दिल की धड़कनें गैर मुतवाज़न हो गई, लेकिन वो एक मौजू से हटकर फ़ौरन दूसरे पर आ जाता था। आखिर मेरे दिल में ये ख्वाहिश मचलने लगी कि बुरी तरह झंझोड़ कर एक थप्पड़ रसीद करके इसे खामोश कर दूं। लेकिन इस ख्वाहिश पर अमल करने की बजाय मैं माजरत करके उठा और बैतुल खला में जा घुसा। ब्रीफ केस मेरे साथ ही था। फिर मैं 5 मिनट से पहले ही निकल आया। मेरे बैठते ही इसने फिर तेज़ी से बोलना शुरू कर दिया, लेकिन खुदा का शुक्र है कि ट्रेन की रफ्तार सुस्त हो गई। हंडाई का स्टेशन आ गया था जहाँ बॉर्डर स्नैपिक्शन होनी थी। ट्रेन की रफ्तार के साथ कर्नल फिस्की के बोलने की रफ्तार भी सुस्त पड़ती गई। फिर इसने अपनी मूंछों को चबाना शुरू कर दिया। फिर न जाने क्या हुआ कि यकायक इसकी रगें फूल गईं और वो कराहने के अंदाज में बोला, मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। मैं कंडक्टर की तलाश में गया। जब मैं इसे साथ लिए वापस आया तो कर्नल फिस्की दोनों हाथों से पेट दबाए बैठा था और चेहरे पर दर्दो करब के तासुरात थे। यूँ लगता था जैसे शदीद बुखार में मुब्तला हो गया हो। हुंडाई पर ट्रेन रुकी तो मैंने कंडक्टर के ताउन से कर्नल फिस्की को ट्रेन से उतार दिया। जब गाड़ी हरकत में आई तो मैंने अपना ब्रीफ केस चेक किया। मैं फ़ौरन समझ गया कि यह ब्रीफ केस मेरा नहीं, हालांकि ये हैरान कुन तौर पर वैसा ही ब्रीफ केस था। कर्नल फिस्की ने ब्रीफ केस गालिबन इस वक्त तब्दील किया था जब मैं कंडक्टर को देखने गया था। जो ब्रीफ केस वो मुझे दे गया था इसमें अखबारात भरे हुए थे, और जो मुझसे ले गया था इसमें खुफिया फौजी दस्तावेज़ात थी। इसके अलावा मेरे ब्रीफ केस में $1000 के ट्रैवलिंग चेक भी थे।
गोया अब तक सब कुछ प्लान के एन मुताबिक वकूफ़ पजीर हुआ था। मैं ट्रेन से अगले स्टेशन मुसाट पर उतरा और ब्लू सॉस नामी कैफ़े में पहुंचा। वहां मैं अपने नाम टेलीफोन कॉल का इंतज़ार करने लगा, लेकिन 3 घंटे तक कोई कॉल ना आई। तब मैं ट्रेन में बैठा और पेरिस की जाने वापस चल पड़ा। दूसरे रोज़ मैं कर्नल बेकर के ऑफिस पहुंचा। कर्नल और जॉर्ज बहुत मसरूर थे। बेकर ने शैम्पियन की एक बोतल खोली और मुझे पेश आने वाले वाक़यात से आगाह करने लगा। इसने बताया कि जब हुंडई के स्टेशन पर कर्नल फिस्की गाड़ी से उतरा तो वो और जॉर्ज चंद दूसरे आदमियों के साथ स्टेशन पर इसके मुंतज़िर थे। उन्होंने कर्नल फिस्की को नरगे में ले लिया और एक पुरसुकून कैफ़े में ले गए। वहाँ इस पर इंकशाफ किया कि इसने एक ब्रीफकेस चुराया है जिसमें कुछ अहम फौजी दस्तावेज़ात और $1000 के ट्रैवल्स चेक बंद हैं। ब्रीफकेस का मालिक मुसाट पर इसका मुंतज़िर है, वो इसके खिलाफ कानूनी चाराजोई करेगा, जिसके नतीजे में इसे कम से कम 10 साल कैद बमुशक्कत की सज़ा भुगतना पड़ेगी। कर्नल फिस्की भांप गया कि इसे बड़ी महारत से फांसा गया है। चुनाचा वो सौदेबाजी पर उतर है। आधे घंटे तक बातचीत हुई। यकायक इसे एहसास हुआ कि इसे मैंने जाल में फंसाया था, तो इस पर हैरत और खौफ के तासुरात तारी हो गए। फिर वो बेख्तियार बोला, उफ खुदा की कसम, हद हो गई। कहीं वो घामड़ फौजी तो इस साजिश में शरीक नहीं था। बेकर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्या तुम हमारे मिस्टर नायक का जिक्र कर रहे हो? अफसोस, मैं चौंक गया। वो बोला, जाहिर है वो तुम्हारा मुलाजिम है। नहीं, ये बात नहीं, बेकर ने एक फौरी ख्याल के तहत जवाब दिया, बल्कि तुम्हें यह कहना चाहिए कि हम लोग इस घामड़ की मुलाजमत में हैं। कर्नल फिस्की ने एक झटके के साथ सांस खींच कर कहा, नहीं, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं, लेकिन इसकी हालत से साफ तौर पर अयां था कि वो यकीन रखता है। तब बेकर पर यह हकीकत मुनकशिफ हुई कि कर्नल फिस्की ऐसे ज़हीन, शातिर और सफाक सीक्रेट एजेंट के ज़हन में वो मुगालता पैदा करने में कामयाब हो गया है और इसने इस मुगालता आमेज़ सूरत हाल ही को बरकरार रखने का फैसला कर डाला। यानी मैं इनका बॉस हूँ और वह सब मेरे कारिंदे हैं। इस मुगालते की आड़ में मैं अजीम कारनामे अंजाम दे सकता था। इसका ये नज़रिया बिल्कुल सही था कि एक शैडो एजेंट इंतहाई ख़तरनाक मुहिम्मात भी आसानी से सर कर सकता है। इसने गर्म लोहे पर ज़रब लगाई। ए काश इस ऑपरेशन की प्लानिंग मैंने की होती। मैंने शुरू ही में इस मज़ाहिया खेज़ प्लान की मुखालफत की थी। मेरे ख्याल में ये काबिल अमल नहीं थी, लेकिन मिस्टर नॉय मुझ पर छा गए और जैसा कि हमेशा होता आया है, इनका प्लान कामयाब रहा। फिर वो तलखी से मुस्कुराए। फिर किसकी मजाल कि इनकी जहानत को चैलेंज करे। बेशक कोई चैलेंज की जुर्रत नहीं कर सकता। कर्नल फिस्की ने एक गहरा सांस लेकर जवाब दिया, तो ये थे वो तमाम वाक़यात जो मेरी निगाहों से दूर रोनुमा हुए। फिर बेकर ने शैम्पियन की दूसरी बोतल खोली और हम तीनों ने जाम पे जाम लुटाए। जॉर्ज ने मुझसे पूछा, अल्ट्रा स्पेशल एजेंट की हैसियत से तुम क्या महसूस करते हो? मैंने कहा, इसका तस्वुर ही दिलकश है। बेकर ने अपनी निराली इजाद पर खुशी से झूमते हुए कहा, यह इसकी देरीना ख्वाहिश थी कि कोई ऐसा गैर मरई और गैबी एजेंट तख्लीक करे जो हर कसो नाकस की निगाहों से उजर रहे और इसकी आरज़ू पूरी हो चुकी हो। इसके फौरी बाद हम जुदा हो गए। मेरी जेब में सफ़ेद रंग का फूला हुआ लिफाफा था जिसमें $500 के नोट थे जो मैंने सिर्फ एक दिन में कमाए थे। इस हकीर सी सर्विस का ऐसा शानदार मुआवजा, जिंदाबाद कर्नल बेकर। 6 हफ्ते मैंने ऐशो इशरत में गुजारे, रुपया पानी की तरह बहाया, आखिर कलाश हो गया। तब एक रोज़ मुझे जॉर्ज की कॉल मौसूल हुई। साफ जाहिर था कि कर्नल बेकर को फिर मेरी ज़रूरत पेश आई है। मुझे मालूम था कि दूसरे एजेंट क्या कमाते हैं, लेकिन बेकर ने मेरा जो मुआवजा पहली बार मुकर्रर किया था वो मेरे लिए काबिल कबूल था। लिहाजा मैं अपने इस नए कैरियर को जारी रखने का आरज़ूमंद था। कर्नल फौरी तौर पर मतलब की बात पर आ गया। मैंने तुम्हें इस आदमी के सिलसिले में तलब किया है जिसे तुमने गुज़श्ता माह फांसा था। क्या हुआ इसे? मैंने पूछा। वो हमारे इदारे में शामिल होना चाहता है। वाह, क्या हैरानकुन खुशखबरी है, मैंने तबसरा किया। नहीं, कोई ऐसी खुशी की बात भी नहीं। बेकर ने मुतानत से कहा, वो एक पेशावर एजेंट है और वो किसी जानिब से बेहतर पेशकश की सूरत में वफादारियां बदल सकता है। मैं समझ गया, मैंने कहा। गालबन तुम समझ ही गए होगे। बेकर ने कहा, गुज़श्ता माह मैंने कर्नल फिस्की से एक मामला तय किया था। मैं इससे ख़ास इन्फॉर्मेशन लेना चाहता था, इंतहाई अहम इतला जो इसने फराहम कर दी, जिसके नतीजे में वो मेरी गिरफ्त में आ गया। इसकी बुनियाद पर मैंने इससे एक बार फिर एक राज मांगा और फिर मेरा दस्ते तलब दराज हो गया और लाओ और लाओ। बेकर के होंठों पर शरारत आमेज मुस्कुराहट रक्स करने लगी।
बिलाखिर हुआ ये कि वो इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल से दो चार हो गया। किसी भी वक्त इसके अपने हुक्काम इसकी गद्दारी से आगाह हो सकते थे। अब वो मुस्तकिल तौर पर हमारे साथ वाबस्तगी का ख्वास्तगार है। हाँ, वो यहाँ आना चाहता है। बहुत अच्छी खबर है, मैंने भी साख्ता कहा। अच्छी तो है, लेकिन इसे यहाँ लाना आसान नहीं, बेकर ने कहा। इसका इंतज़ाम बहुत एहतियात से करना पड़ेगा और इस ऑपरेशन के लिए भी एक एजेंट मामूर करना पड़ेगा जो बवक्ते ज़रूरत अमली तौर पर भी इसकी मदद कर सके। इस सिलसिले में कल न्यू फिस्की ने दरख्वास्त की है कि इसकी मदद के लिए ख़ास एजेंट रवाना किया जाए और वह तुम हो। क्या कहा मैं जनाब? मैं उछल पड़ा। हाँ तुम, ख़ास तौर पर तुम, बेकर ने मुस्तहकम लहजे में कहा। यह सूरत गालिबन हमारे इस फरेबदही के नतीजे में पैदा हुई है। न्यू फिस्की इस वक्त वेनिस में है। वो हमारे आला तरीन एजेंट मिस्टर एक्स की मदद का तलबगार है। तुम ही हमारे लिए मिस्टर एक्स हो। इसकी ये मांग ही नहीं बल्कि तवक्का भी है। इस सूरत हाल के पेश नज़र ये अशद ज़रूरी है कि इसे किसी तौर पर यह मालूम नहीं होना चाहिए कि एजेंट एक्स महज हमारा इख्तरा है। इसे ये बताने की कोई वजह ही नहीं। मैंने कहा मैं हर किस्म की खिदमात अंजाम देने को तैयार हूँ सर। ये करम फरमाई है तुम्हारी, बेकर बोला। मुझे तुमसे इसी जवाब की तवक्को थी, मगर तुम्हें यह बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि इस मुहिम में तुम्हें नागज़ीर तौर पर शदीद ख़तरात का सामना करना पड़ेगा। वो वेनिस में हमारे रेजिडेंट एजेंट मर्कंटियो गैसी से बाकायदा राब्ता कर चुका है। तुम्हें हवाई जहाज़ के ज़रिए वेनिस पहुँचकर गैक्सी से मुलाकात करनी है। वो तुम्हें और न्यू फिस्की को इटली से निकालने के तमाम इंतज़ामात खुद करेगा। ऑपरेशन 1 या 2 रोज़ में अंजाम पजीर हो जाएगा। इस सिलसिले में तुम्हें महज गैस्की की हिदायत पर अमल करना है। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।